गुड डे स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, ये चैप्टर बुक का 3 नहीं है, लेकिन हमारा ये चैप्टर हमारी कॉपी का 3 कहलाएगा। ठीक है, तो चले बिना टाइम ज़ाया के स्टार्ट करते हैं। इसकी भी 2 स्लाइड्स होगी जी। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड इट्स काइंड। इक्विलिब्रियम एंड इट्स काइंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि व्हेन द रिजल्टेंट मतलब जमा ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कम्स टू ज़ीरो, द बॉडी सेट टू बी इक्विलिब्रियम। यानी कि रिजल्टेंट मतलब तमाम ताकत को अगर जमा करे, किसी भी बॉडी पे जो ताकत लग रही है, एक्टिंग मतलब लग रही है, ठीक है, और वो ताकत ज़ीरो हो, यानी वो ताकत ज़ीरो हो मतलब कि वो बॉडी हिल ही नहीं रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने आप को अगर बीच में खड़ा हो जाऊं और एक राइट हैंड साइड से मुझे कोई बच्चा खींचे जिसका वज़न 40 kg है, लेफ़्ट हैंड साइड से दूसरा बच्चा खींचे जिसका वज़न 40 kg है, तो दोनों का वज़न इक्वल है। अब मैं दोनों की जब फोर्स को इक्वल करूँगा ना, जो मुझ पे लग रही है, एक मेरा सीधा हाथ पकड़ के मुझे खींच रहा है, एक उल्टा हाथ पकड़ के मुझे खींच रहा है, तो जब दोनों की फोर्स लग रही है एक्टिंग ऑन अ बॉडी मैं हुआ, ठीक है। रिजल्टेंट मतलब अब मैं जमा करूँगा, तब दोनों की फोर्स को जमा करूँगा तो बीच में माइनस डालूंगा, ठीक है। जमा करने का तरीका ये होता है। तो 40 - 40 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वल फोर्स में बॉडी हिलती नहीं है, ना मैं उसके पास गया ना इसके पास गया, तो बॉडी की जो इक्विलिब्रियम मतलब ये पॉइंट, बॉडी क्या हो गई, बॉडी के टोटल फोर्स जो एक्टिंग फोर्स है बॉडी की, या तमाम फोर्स जो बॉडी पे लग रही है, एक्ट हो रही है, वो कम टू 0, मतलब वो 0 है, तो हमारी बॉडी कहलाएगी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को उर्दू में कहते हैं तवाज़ुन मतलब हम आसान उर्दू में कह सकते हैं कि रुकी हुई, यानी कि ना वहाँ गई ना यहाँ गई, बल्कि रुकी हुई। और किसी को लगा ही नहीं कि किसी मतलब एक राइट हैंड से खींच रहा है, लेफ्ट हैंड से खींच रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि दोनों की फोर्स इक्वल थी, ना मैं उसके पास गया ना इसके पास गया। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती, या कोई ऐसा बच्चा मुझे सीधे हाथ से खींचता या उल्टे हाथ से खींचता जिसका वज़न 50 kg हो, तो उसका वज़न ज़्यादा तो मैं उसके पास चला आता, सही है। तो 10 kg ज़्यादा होने की वजह से मैं इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। आप तस्वीर में देख रहे, 2 लोग रस्सी खींच रहे, दोनों का वज़न इक्वल है, तो रस्सी ना उसके पास गई ना इसके पास गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये कंडीशन इक्विलिब्रियम हुई, दोनों ही रस्सी खींच रहे। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये रेड शर्ट वाला बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहा है, और वो एक्स्ट्रा ताकत शायद ज़मीन का भी साथ दे रहा है, ले रहा है, जो भी कर रहा है, और अगर उसकी ताकत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो रस्सी उसके पास चली जाएगी, मतलब बैलेंस फोर्स वो नहीं रहेगी। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, तवाज़ुन। तो उसकी डेफिनेशन होगी कि व्हेन द सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम मतलब रिजल्टेंट, यानी सारी फोर्सेस का जमा करेंगे जो बॉडी पे एक्ट हो रही है, बॉडी पे लग रही है, फोर्स जो बॉडी पे लग रही है, और वो 0 हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। 0 कैसे होगी, राइट हैंड साइड का वज़न 40 है, लेफ्ट हैंड साइड का वज़न 40 है, दोनों को जमा करने के लिए बीच में माइनस डालूंगा, तो 40 - 40 0, अंडरस्टैंड। तो वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इक्विलिब्रियम के लिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इक्वल होनी चाहिए, और बीच में हम माइनस डालते हैं, ठीक है। दिस इज़ मैथमेटिकली, लेकिन वैसे भी देखा जाए तो, फिज़िकली भी देखा जाए तो ये ज़ाहिर सी बात है, बॉडी यहाँ से वहाँ नहीं जाएगी। चले, आप देखेंगे इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स है, एक डायनेमिक है, एक स्टैटिक्स है, ठीक है। तो चले हम डायनेमिक और स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि डायनेमिक क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है। इफ़ अ बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन पे है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये एक प्रॉपर स्पीड से चल रही है, कम ज़्यादा नहीं हो रही है, मोशन मतलब रफ्तार, एक प्रॉपर एक ख़ास रफ्तार से चल रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, तो वो मेरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि ज़मीन, अब ज़मीन इक्विलिब्रियम पे हमें लग रही है, मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ, आप भी ज़मीन पे खड़े या बैठे, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि ज़मीन घूम रही है, ठीक है, ज़मीन इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कौन सा कहलाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्यों डायनेमिक कहलाएगा, क्योंकि मोशन जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म में हो रहा है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, अगर हम गाड़ी में बैठे, स्ट्रेट लाइन की एग्जांपल यहाँ पे ये हो जाएगी, हम गाड़ी में बैठे, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी एग्जांपल होगी। हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, फिर रास्ता बदलेगी, टर्न होगी, फिर वापस स्ट्रेट लाइन नहीं होगी ना, देखा जाए तो कर्व भी हो रही है तो भी फिर से स्ट्रेट हो गई। तो बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम गाड़ी में बैठे, ठीक है, हम इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इक्विलिब्रियम किसी वजह से 2 टाइप्स हो गई है, एक इक्विलिब्रियम मोशन में होता है, और इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट में है, जैसे कि रस्सी की एग्जांपल हो गई, मैंने अपनी एग्जांपल दी कि मुझे कोई खींच रहा है लेकिन मैं अपनी रेस्ट में ही हालत में रहा। तो इक्विलिब्रियम 2 तरह के होते हैं, ये टाइप्स है इसकी, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम और एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में होती है, ठीक है, लेकिन वो होती इक्विलिब्रियम में ही है।
और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी रेस्ट में होती है, ठीक, और होती इक्विलिब्रियम में है। डायनेमिक और स्टैटिक्स दोनों में बॉडी अपने पॉइंट से हिलती नहीं है, ठीक है, उसके आसपास की चीज़ें हिल रही होती है लेकिन वो रेस्ट में होती है, ठीक है। तो चले अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राइट द 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के स्टेट्स मतलब हालत। यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि टाइप की जगह स्टेट कर लेते हैं, स्टेट की जगह टाइप। तो स्टेट्स मतलब हालत कहलाती है और उसकी 3 हालतें हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, आप इस तरह लिखेंगे लेकिन कॉपी में उतारेगा तो आप इसको हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा। पहले स्टेबल लिखेगा, फिर अनस्टेबल, और उसकी डायग्राम ज़रूर बनाएगा। जिसके सवाल में मैं कहता हूँ डायग्राम बनाएगा उसकी लाजमी बनाएगा, और जिसमें मैं नहीं कहता हूँ उसकी मत बनाएगा, ठीक है। चलें, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो 3 तरह की इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं। इफ़ अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस इट्स कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर बॉडी को हल्का सा, मैं जैसे आप कोन नज़र आ रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसको हल्का सा हिलाऊं फिंगर से, स्लाइटली डिस्प्लेस मतलब हल्का सा हटाऊं, ऐसे फिंगर करके छोड़ दूं तो दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम ये समझे कोन हुआ, या हम जो बर्थडे में कैप पहनते हैं वो टेबल में पड़ी हुई है, अगर मैं इसको स्लाइटली मतलब हल्का, ऐसे नहीं उठा के मैंने फेंक दिया, नहीं, स्लाइटली मतलब हल्का, अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूँ, डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हिलाऊँ, ठीक है, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर एक किताब पढ़ी है मेज़ पर, मैं इसको हल्का सा ऊपर करके छोड़ दूँ तो वो वापस अपनी असल हालत में ही होगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने किताब को हिलाया है, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब बॉडी को हल्का, स्लाइटली मतलब हल्का सा, डिस्प्लेस मतलब हटाना, ठीक है, या हिलाना, सही है, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। ओरिजिनल पोजीशन मतलब ये कि जैसे बेस है ना, देखो ये कोन उल्टा लिखा हुआ है ना, तो उल्टा ही था, ठीक है। हो सकता है थोड़ी आगे पीछे पोजीशन हो जाए, लेकिन पोजीशन का मतलब ये कि असल हालत में, जैसे कि अगर ये लेटी हुई है तो लेटी हुई होगी, ठीक है, ये नहीं कि ये कोन जो है वो सीधा हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो स्लाइटली डिस्प्लेस करने पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। ओरिजिनल पोजीशन मतलब ये कि वो पोजीशन चेंज ना करे। इन दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें रेज होती है, रेज मतलब ज़्यादा होती है, इसीलिए वो फ़ौरन से अपनी असली हालत में आ जाता है, क्योंकि ग्रेविटी इसमें लग रही होती है, ज़्यादा लग रही होती है, इसलिए वो देख रहे हो कोन के चारों हिस्सों में ग्रेविटी लग रही है, तो यहाँ पर रेज हुआ। स्टेबल को हम पायदार इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। पायदार मतलब मजबूत। सेकंड है अनस्टेबल। अनस्टेबल की एग्जांपल, इसके भी डायग्राम बनाएगा आप, कि एक पेंसिल आपने ऐसे खड़ी की है, ठीक है, अगर आप उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो वो दोबारा से अपनी असल पोजीशन पे नहीं आएगी। आप जैसे हल्की सी उंगली की, जैसे कैप को आपने या कोन को आपने हल्का सा ऊपर किया फिंगर से, इसकी टिप से, और छोड़ा तो वापस से कैप वापस इस हालत में आ गया, लेकिन पेंसिल को ज़रा सा आप छेड़ोगे तो वो अपनी असल पोजीशन पर वापस नहीं आएगा, सही है। तो इट डज नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इन दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर। यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होती है, इसीलिए ये अपने असल पोजीशन में वापस नहीं आता, ठीक है। थर्ड हमारा है, इसको अनस्टेबल को गैर पायदार कहते हैं, ठीक है, या गैर मजबूत कहते हैं। न्यूट्रल मतलब ना स्टेबल होती है, ना पायदार होती है, ना पायदार होती है, ना गैर पायदार होती है, ठीक है, ना स्टेबल होती है ना अनस्टेबल होती है। जैसे 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक चार्ज होता है नो, कोई चार्ज नहीं। तो इसी तरह से स्टेट्स भी 3 हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। न्यूट्रल में भी हम क्या करेंगे, जब बॉडी को हल्का से डिस्प्लेस करेंगे तो वो अपनी असल पोजीशन पे तो नहीं आएगी, लेकिन दूसरी पोजीशन पे आ जाएगी। बट आ न्यू पोजीशन इज सिमिलर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। न्यू पोजीशन जो होगी उसके ओरिजिनल पोजीशन से सिमिलर होगी। इन दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो ना लोअर होगी ना हाई होगी, ठीक है, बल्कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन एट द सेम हाइट। जिस हालत में थी रिमेन एट द सेम हाइट मतलब ना लोअर होगी ना हाई होगी, जैसी थी वैसी रहेगी, रिमेन एट द सेम हाइट, ठीक है, ये फ़र्क है। अब यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हो, एक बॉल है जो रोल हो रहा है, ठीक है। अब बॉल में जब रोल हुआ तो दोबारा से अगर मैं बॉल रोल हुआ तो मैं इस पर ए लिखा था मैंने, ठीक है, अपना नाम लिखा था ए, ठीक है। जब बॉल दोबारा न्यू पोजीशन पे आया तो ए ऊपर था, पहले रोल होने से पहले बॉल का ए ऊपर था, लेकिन दोबारा जब मैंने इसको बॉल को रोल किया, दोबारा नहीं, मतलब जब बॉल को मैंने रोल किया, बॉल को मैंने घुमाया तो ए नीचे आ गया। मतलब यहाँ पर वही डेफिनेशन हो गई कि मैंने इसको हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो वो अपनी न्यू पोजीशन पे तो आ गया, लेकिन वो न्यू पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया। देखिए ए ऊपर था तो अभी ए ऊपर नहीं आया,
ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया, लेकिन न्यू पोजीशन जो है वो सिमिलर है ओरिजिनल पोजीशन से। सिमिलर कैसे कि बॉल पहले भी गोल घूम रहा था और मतलब पहले भी इस तरह का था, अभी भी इस तरह का है। मैंने ए नहीं लिखा होता तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि बॉल में चेंजेस आई है। तो मतलब सिमिलर है ना, देखने वाले को पता नहीं चलता कि मैं बॉल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया है। हाँ, डिस्टेंस से पता चलता है, वैसे पता नहीं चलता स्लाइटली डिस्प्लेस करने का। तो मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो वो पोजीशन तो उसकी ओरिजिनल भी है, लेकिन न्यू पोजीशन बन गई है। न्यू पोजीशन मतलब ये कि अभी ए जो है वो ऊपर की जगह नीचे आ गया है, सही है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अंडरस्टैंड। चले नेक्स्ट टॉपिक। स्टेट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पेपर में आता है कि फर्स्ट कंडीशन बताओ, या पेपर में आता है सेकंड कंडीशन बताओ, या पेपर में आता है टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एक साथ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप सवाल को ज़रूर देखिएगा। अब एक फ़र्क क्या देखिएगा, टाइप अलग होता है, जो पहले था सवाल में डायनेमिक और स्टैटिक्स। स्टेट्स अलग होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। और यहाँ पे अभी कंडीशन है, दो कंडीशन है, कंडीशन अलग होता है। चलिए कंडीशन को पढ़ते हैं। इफ़ द सम ऑफ द ऑल फोर्सेस, अगर मैं तमाम फोर्सेस को जमा करूं जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लग रही हो। एक्स एक्सिस तो आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, ठीक है। वाई एक्सिस क्या होगा कि यही लोग जो रस्सी खींच रहे हैं ना, तो दो लोग ऊपर होंगे फर्स्ट फ्लोर पे और दो लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे होंगे, सही है। तो ये वाई एक्सिस कहलाएगा। ग्राफ में हम बनाते हैं ना एक्स और वाई, तो वही बात होगी कि जब हम तमाम एक्स और वाई फोर्सेस जो बॉडी पे लग रही है इसको इक्वल करेंगे और वो ज़ीरो होगी। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन से ही निकला है, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई आ गया है, ठीक है। तो वो हमारा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगा। यानी कि तमाम फोर्स को जो कि एक्स और वाई है उस जो कि बॉडी पे एक्ट हो रही है, जब हम इनको रिजल्टेंट करेंगे या सम करेंगे तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है। और वो कहलाएगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उसको और फर्दर तफसील से बयान करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग डाल के एक्स एक्सिस, सही हेडिंग है ब्राउन कलर से, और नीचे लिख देता हूँ वाई एक्सिस। तो यही बात है कि द सम। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि मैंने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में लिखा है सबमिशन एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ऊपर देखे एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ये सबमिशन एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये सबमिशन कहलाता है जमा, ठीक है, ये निशान कहलाता है जमा। सम भी कह सकते हैं इसको, सम एफ यानी टोटल जमा जो होता है ना, ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 +। तो मैथ में आप लोग करोगे जब पूरा जमा करते हो ना तो उसको इस निशान से शो करते हैं, ठीक है। ये सबमिशन कहलाता है, इसको सम भी कहते हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि सम ऑफ द ऑल फोर्सेस इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। तो मैंने देखा सम ऑफ द ऑल फोर्सेस, सम मतलब सम का निशान, F इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लिखूंगा तो इफ द सम ऑफ द ऑल फोर्सेस इन एक्स एक्सिस, वही डेफिनेशन लिखूंगा ऊपर वाली, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे मैंने एफ एक्स इज इक्वल्स टू करके Fx1 प्लस Fx2, अब मैं आगे भी लिख सकता हूँ प्लस Fx3 प्लस Fx4 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चलती रहेगी। तो जितनी भी फोर्स है इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक्स एक्सिस से डायग्राम में आप देख रहे हो, ठीक है। इनको जब जमा करूँगा तो उसका हासिल जो होगा वो ज़ीरो होगा। इसी तरह हेडिंग डालूंगा वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस में क्या करूँगा, यही दो लोग जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा कर दूंगा मैं, और ये दो लोग जो है दूसरे दो लोगों को मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा कर दूंगा। तो बात वही होगी वाई एक्सिस में। तो इफ द सम ऑफ द ऑल फोर्सेस इन वाई एक्सिस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब वाई एक्सिस के लिए क्या करूँगा, सबमिशन एफ वाई इज इक्वल्स टू Fy1 प्लस Fy2 प्लस Fy3 प्लस Fy4 प्लस Fy5, अब जितने भी डाल दो, मैंने दो डाल के डॉट 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 कर लिया है, इक्वल टू ज़ीरो। आप भी ऐसा कर सकते हो। तो अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये हमारा कंडीशन फर्स्ट कंडीशन कहलाएगी। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में बोला गया है इफ़ द सम ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इफ़ द सम ऑफ द ऑल टॉर्क क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। टॉर्क की सबसे आसान एग्जांपल है कि आप सुबह नलका खोल रहे हो ब्रश के लिए, ठीक है, और आपकी छोटी बहन या भाई से लड़ाई हो गई। अब आप नलका खोल रहे हो और वो कह रहा है मैं नलका तुम्हें खोलने नहीं दूंगा, वो नलका बंद कर रहा है, ठीक है। तो आपने ताकत लगा के नलका खोल दिया, तो आप तो जीत गए, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। लेकिन आपके हम उम्र दोस्त से लड़ाई हो गई, जो आपका हम उम्र है, हम वज़न है। तो आप नलका खोल रहे हो और वो नलका बंद कर रहा है, सही। अब ये डायग्राम में देखो, आप नलका खोल रहे हो फोर्स लगा के, वो नलका बंद कर रहा है। तो इन शॉर्ट क्या होगा, ना नलका खुलेगा ना नलका बंद होगा। क्यों? क्योंकि आपका वज़न 40 kg था, या चलो 30 kg था, आपके दोस्त का भी वज़न 30 kg था, या 40 kg था, या 30 kg था, लेकिन इक्वल था, ठीक है। तो समझो फॉर एग्जांपल आपका वज़न 30 kg था, आपके दोस्त का वज़न 30 kg था, तो 30 माइनस, बीच में माइनस डालूंगा, 30 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब मैंने देखा कि नलका खुला ही नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर टॉर्क
में होगा। टॉर्क का मतलब होता है कोई चीज़, ऐसी ताकत जो घूमने वाली ताकत हो, ऐसी ताकत जब हम किसी घूमने वाली चीज़ पे लगाएं वो कहलाता है टॉर्क। ठीक है, तो वो जहाँ पर आपके हाथ घूमेंगे ना, तो वो फोर्स जिसमें आपके हाथ घूमते हैं वो टॉर्क कहलाता है। टॉर्क हम टर्निंग फोर्स भी कहते हैं। तो द सम ऑफ द ऑल टॉर्क, टॉर्क को हम टी से शो करते हैं, देख रहे हैं आप, ये टी थोड़ा जे की तरह होता है। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम तमाम टॉर्क को जमा करेंगे जो बॉडी पे एक्ट हो रहा है और वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसको करेंगे सबमिशन टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या इसको ऐसा करके लिखेंगे, क्योंकि एक्स वाई नहीं है तो हम ऐसा कर देंगे सबमिशन टी इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। इधर सबमिशन ही लिखेंगे 1 2 के साथ, जैसे पीछे नहीं लिखा था। पीछे भी देखो सबमिशन हमने नहीं लिखा था। ठीक है, जब हम x लिखते हैं या y लिखते हैं तो इसके साथ 1 2 लिखते हैं। ठीक है, और खाली टॉर्क लिखते हैं तो भी इसके साथ 1 2 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन सबमिशन फिर कर देते हैं जब इसका 1 2 3 जितना भी होगा। तो वही बात हो गई, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस टॉर्क 4 प्लस टॉर्क 5, आपकी मर्जी। मैंने 2 लिखे, आप भी 2 लिख दीजिएगा। डॉट 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 मतलब चलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको टॉर्क की डेफिनेशन लिखवा दूँ ताकि क्लियर हो जाए। द टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी। देखा, मैंने बताया था टर्निंग अफेक्ट, बॉडी का जो टर्निंग अफेक्ट होता है ना, टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स, या हम टर्निंग फोर्स भी कह सकते हैं। ऐसा अफेक्ट जो कि टर्निंग अफेक्ट करने से, यानी किसी भी बॉडी पे हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से उसमें टर्न आए मतलब जैसे नलका खुल गया। ठीक है, तो टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। इट इज़ डिनोटेड बाय टी, उल्टा टी कह सकते हैं इसको, या उल्टा जे कह सकते हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला है F मल्टीप्लाई बाय आर। तो F का मतलब फोर्स है, आपको पता है। R का मतलब मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म मतलब आपके हाथ के बाजू की हरकत, सही है, तो कहलाता है मूवमेंट आर्म। और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है। न्यूटन डॉट मीटर मतलब न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैथ्स में बताया था ना मैंने, A मल्टीप्लाई B या A डॉट B। सेकेंड डेफिनेशन है मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म क्या होता है, आप ये डायग्राम देख रहे हैं। अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ फिर डायग्राम समझाऊंगा। इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्टिंग फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक्सिस पॉइंट कहाँ नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है एक्सिस। ठीक है, ये रहा एक्सिस। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आपने स्क्रू ड्राइवर के लिए ये टाइट किया तो आप इसको घुमा रहे हो, तो आप जब इस यहाँ पर ये एक्सिस से यानी नुक्ता है, उस नुक्ते पे आप नट रखोगे तो घूमेगा, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। और आप जहाँ फोर्स लगा रहे हो, ये आपको देखा, आप घुमाओगे तो अपनी तरफ घुमाओगे ना। ठीक है, आप जब किसी स्क्रू को टाइट करोगे या बाइक को या किसी चीज़ को आप, या फॉर एग्जांपल आप पंखे को या पलंग की एग्जांपल हो गई ना, पलंग के नट को टाइट करोगे तो आप इसको स्क्रू ड्राइवर कहते हैं ना, आई थिंक सो, तो उसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो जब यूज़ करोगे तो यहाँ पर एक्सिस में आप नट डालोगे और फोर्स में अपनी ताकत लगाओगे। आपकी ताकत नीचे लगेगी तो नट टाइट होगा ना, ऊपर लगेगी तो नट टाइट नहीं होगा ना। तो ये जो ताकत, ठीक है, फोर्स, आपको ब्लू लाइन नज़र आएगी, फोर्स से लेके एक्सिस तक का जो फासला होता है, ठीक है, ये जो लाइन होती है, लाइन मतलब फासला, वो हमारा कहलाता है मोमेंट आर्म। ये आप देख रहे हो, मैंने ब्लू लाइन लगाई है एक्सिस और फोर्स तक, और ब्लू से ही लिखा है मोमेंट आर्म। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का फासला, ठीक है, ये कहलाता है मोमेंट आर्म। ठीक है, मोमेंट आर्म कहते हैं। परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। ये फोर्स देखो नीचे लग रही है, ठीक है, और ये एक्सिस, यहाँ पर नट वगैरह डालेंगे और इसको जब घुमाएंगे ना, जाहिर सी बात है घुमाओ तो यहाँ पैदा होगा ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा फासला होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हमारा मोमेंट आर्म कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू नेक्स्ट स्लाइड में होगा, आप इसे कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। हेडिंग डाल के नया चैप्टर शुरू हो गया है। इनके न्यूमेरिकल्स है, इससे प्रीवियस चैप्टर में भी थे, लेकिन वो बाद में करवाऊंगा। पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप थ्योरी से सारा रिकग्नाइज हो जाए, वरना आप समझेंगे बहुत डिफ़िकल्ट है। तो पहले मैं आसान से मुश्किल की तरफ आऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह फ़िज़िक्स मुश्किल नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। थैंक यू सो मच।